हेलो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ जेई मेन 2 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट के 2026 के जो अच्छे क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड पर थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनमें कुछ क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर डिपेंड और साथ साथ लिमिट का भी मिक्स किया गया है इसके अंदर। क्या है जी? लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 5 है, ये कहा गया। एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू 1। एक्सट्रीम का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पर है? 1 और -1 पर। क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा 1 -1 के ऊपर डिपेंड है। क्यों? अगर 5 डिग्री का है, 5 डिग्री के फंक्शन में क्या होता है? 2 पर मैक्सिमा और 2 पर मिनिमा होगा, तो इसे बोलूंगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक 1 पर और एक -1 पर। इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब -5 है। ये लिमिट मुझे मालूम है और मेरा फंक्शन है 5 डिग्री का। जरा अप्रोच देखिए ध्यान से। तो यहां पर फंक्शन को मानता हूं एफ एक्स, एज्यूम करता हूं एटलीस्ट 3 डिग्री, कम से कम 3 डिग्री का फंक्शन लेकर चलना पड़ेगा। क्यों लेकर चलना पड़ेगा? सुनिए बात को ध्यान से। कम से कम फंक्शन 3 डिग्री का होगा। क्यों? अगर फंक्शन 2 डिग्री का होगा तो उसे इन्फिनिटी बना देगा पहले दो को, और एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब से कैंसिल, कम एटलीस्ट फंक्शन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड फाइनाइट वैल्यू दे रहा है 3 डिग्री का। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और साथ साथ इसे एक्स क्यूब से डिवाइड भी कर देता हूं। ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये गिवन है जी -5। जब x को 0 पुट करता हूं तो a आ जाता है -5। तो मेरे पास फंक्शन बन जाता है एफ एक्स, ए को रखने के बाद -5 ax क्यूब प्लस bx की पावर 4 प्लस cx की 5। यहां तक मेरी कंडीशन सोल्व हो जाती है, यानी कि मेरे पास एफ एक्स आ चुका, और कहता है मुझे f की वैल्यू, यानी कि मुझे b और c की वैल्यू और निकालनी है। ये दो वैल्यू दो कंडीशन से निकल के रहेंगी, 1 और -1 पर। ये एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि जिस पर फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि 1 और -1 पर उसका डिफरेंशियल में 0 रखना होगा मुझे। तो मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा हूं, एफ डैश एक्स -15x स्क्वायर 4b एक्स क्यूब प्लस 5c x स्क्वायर, एक्स की पावर 4। अब क्या क्या मालूम है जी? 1 पर और -1 पर इसकी वैल्यू 0 है। चलो जी एक बार रख देते हैं इसके अंदर x को 1, तो आ जाता है जी -15 प्लस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0, और एक बार रख देते हैं इसे -1, तो आता है -15 माइनस 4b प्लस 5c इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करना बहुत आसान है। दोनों को ऐड करूंगा, b खत्म और c आ जाएगा 3। ये लो जी c आ जाता है 3, और जब c को 3 रखता हूं तो b आ जाता है 0। तो मेरे पास b और c दोनों की वैल्यू आ चुकी, b 0 c 3, मगर मेरे फंक्शन के अंदर a पहले से ही आ चुका था, तो b और c की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स आ जाता है डायरेक्ट। कैसे देखिए जरा, वैल्यू रखने के बाद मेरे पास फंक्शन बन जाता है एफ एक्स, b को 0 रख दीजिए और c को रख दीजिए 3, तो फंक्शन है 3x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 3। ये फंक्शन आ जाता है। ये तो ऑड फंक्शन है क्योंकि दोनों की पावर ऑड है। ये फंक्शन है ऑड, और यहां पर कुछ ऐसे ही पूछा गया f2 f-2, तो मैं एक काम करता हूं, तो ये ऑड है तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन ऑड है। अगर मैं निकालूं f माइनस 2 की वैल्यू, तो ये माइनस f2 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू निकल करके। तो अब मुझे जो वैल्यू निकालनी, मुझे अगर ये फंक्शन ऑड ना होता फिर तो मुझे दोनों में अलग अलग मेहनत करनी होती। तो मेरे पास f माइनस 2 f माइनस f2 के इक्वल आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए? बस आंसर निकाल देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैगजीन नाम की बुक्स में बहुत ज्यादा मिलेगा तुम्हें। मैगजीन नाम में अक्सर ये क्वेश्चन पैराग्राफ वगैरह की फॉर्म में भी आता है। देखिए अब मुझे निकालनी है वैल्यू f2 माइनस f माइनस 2। चलिए अब तो हमें पता चल गया f माइनस 2 किसके इक्वल है जी? -f2 के इक्वल है।
तो ये आ गया जी 2f2, तो बस f2 की वैल्यू निकाल देते हैं जी। f2 की वैल्यू बस x को इसके अंदर 2 डाल दीजिए। जब x को 2 डालेंगे तो 96 माइनस 40 तो आ जाता है जी 2 इंटू 56, यानी कि 112 आंसर इज करेक्ट आंसर। ये आ जाता है, इसका सेकंड ऑप्शन सही आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था, केवल यहां पर फंक्शन को एज्यूम करना था। अगर तुमने गलती से 5 डिग्री का फंक्शन मान लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड फाइनाइट है। तुम्हें कांस्टेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 100% जीरो हो जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मगर बात ये होती है, अगर जितने भी डिग्री का फंक्शन उसके नीचे अगर 3 है तो एटलीस्ट इसकी पावर 3 लेकर के चलो। अगर नीचे 5 होता तो एटलीस्ट x की पावर 5, जो भी पॉलिनोमियल कहेगा उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, इंटीग्रल का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या है इंटीग्रल का क्वेश्चन और इसको आसान तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं, इसी की बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा आसान क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आता हो तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। 20 पाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, जरा ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन क्या होता है? जैसे अगर मैं साइन का पीरियड निकालूं, इसका पीरियड आएगा 2 पाई और इसका पीरियड भी 2 पाई। साइन की पावर 4 है तो पीरियड पाई बन जाएगा। साइन की अगर पावर ऑड होती है तो पीरियड होता है 2 पाई, इवन पर पीरियड पाई। ये पाई एलसीएम लेंगे तो पाई आ जाता है पीरियड। मगर ये फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल है, तो दोनों के पीरियड लेकर के उनका एलसीएम को 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका पीरियड होगा π/2। तो लीजिए इसका पीरियड अगर π/2 है तो मैं कंडीशन लिख देता हूं 0 to 40 इंटू π/2, क्योंकि इसका पीरियड π/2 है। साइन की 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx, 40 आ जाता है बाहर, इंटीग्रल 0 to π/2। एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, प्लस अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं वॉलिस फॉर्मूले की हेल्प से। वॉलिस फॉर्मूले का यूज करके इसका आंसर अलग, क्योंकि लिमिट 0 to π/2, वॉलिस फॉर्मूले पहचान क्या होती है? साइन और कॉस की पावर होल नंबर होनी चाहिए और लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। तो वॉलिस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन को अप्लाई करके दिखाता हूं मैं एक साथ। पहले इसके 2 पार्ट कर देते हैं अलग अलग। फोर्टी 0 to π/2 साइन की 4x dx प्लस 40 0 to π/2 कॉस की पावर 4x dx। अब वॉलिस फॉर्मूला लगाता हूं मैं इसके अंदर, क्या 40 वॉलिस लगता है पावर 4 है, 3 इंटू 1 4 इंटू 2 π/2। इसमें वॉलिस सेम लगेगा बिल्कुल, क्योंकि पावर दोनों की सेम है। साइन कॉस की 3 1 4 2 इंटू π/2। बस अब दोनों को ऐड कर देता हूं। तो वॉलिस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं ऐसे ना करता तो फिर मुझे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है इसके मुकाबले। ये आ गया जी 15 π/2 और वो भी आ गया 15 π/2। देख लीजिए भाई, 8 से 5 बार आ गया ये और 8 से 5 बार ये आ गया, तो आंसर आ गया जी 15 पाई। ये लीजिए जी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। अब मैं आता हूं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के डिपेंड क्वेश्चन, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो सर्किल के क्वेश्चन है। जो कर्व है C1 वो भी सर्कल है और C2 भी सर्कल है। C1 सर्कल का सेंटर 0 है और रेडियस R है, और C2 सर्कल का सेंटर है, क्योंकि सेंटर होता है Z - Z0 = R का कॉन्सेप्ट। और कहता है
कंप्लीटली C2 कंप्लीटली इनसाइड C1, यानी कि C1 के अंदर C2 कंप्लीटली है, मतलब टच में कंप्लीटली अंदर है। और एक बात देखो, C1 का जो सेंटर है ये इस पर लाई कर रहा है, रख कर देख लो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि दूसरा जो सर्कल है, छोटा सर्कल, वो बड़े वाले सर्कल के सेंटर से पास करो। देखो समझाता हूं कैसे। ये ऐसे कहना चाह रहा है, ये सर्कल है C1, ये सर्कल है C1, इसका सेंटर है 0, 0 पर सेंटर है। और रेडियस कितनी है इसकी? R, रेडियस होगी इसकी R, जो भी कुछ होगी थोड़ा सही सा बनाए, सेंटर 0। और क्या कहता है, दूसरा सर्कल इसके अंदर है कंप्लीटली। मान लीजिए दूसरा सर्कल ऐसे है, सपोज करो, दूसरा कंप्लीटली इसके अंदर है, दूसरा सर्कल कंप्लीट इसके अंदर है। बना दिए सर्कल, कुछ भी बना दीजिए, लीजिए जी, ये दूसरा इसके अंदर है। और जी इसका सेंटर है, ये सर्कल है C2, ये सर्कल है C1, ये C1 का सेंटर है जो कि 0 पर है, और C2 का सेंटर है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक, हाँ जी, C2 का सेंटर है 3+4i पर, 3+4i, और सर्कल पास होता है 0, रेडियस है इसकी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाता है। इस तरह इसको कट कर रहा है A मान लीजिए, और थोड़ा से एंड तक मिला देते हैं, इसे B बोल। जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात G1 में आए तो सेंटर से पास लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, लाइन आगे सीधी। अब भी कहता है Z1 किसके ऊपर है? Z1 तो बड़े वाले सर्कल के ऊपर, यहां पर है Z1, और Z2 छोटे वाले सर्कल, ये मान लो Z2 है। इनकी मिनिमम डिस्टेंस 2 दी है, मिनिमम। भाई Z1 Z2 की सबसे कम डिस्टेंस है। अगर ये चलते चलते Z1 यहां पर आ जाए तो बस Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम डिस्टेंस बन जाएगी। तो ये है Z1 माइनस Z2 की मिनिमम डिस्टेंस 2 है, दे रखा है 2, और मुझे चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जब Z1 यहां पर आ जाएगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी 10 और 2 12, 12 होगी इसकी बड़े वाले की रेडियस, यानी कि R 12 आ गया। तो बताइए मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी Z1 माइनस Z2 की? 12, 5 और 5, ये आ गया 22 आंसर आ गया इसका। 22 इसका करेक्ट आंसर है। ये देना पड़ेगा इसके अंदर कि सर्कल अंदर है बाहर। अगर नहीं देगा सर्कल अंदर बाहर, फिर तो 2 कंडीशन बन जाएगी, एक कट करके निकलेगा सर्कल, मगर इसमें बोला गया था कंप्लीटली अंदर है। जब कंप्लीटली अंदर है तो बताइए इन दोनों के बीच की सबसे कम डिस्टेंस ये होगी, और Z1 अगर उधर पहुंच जाए, Z1 तो लाई कर रहा है पूरी टोटल, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम 2 थी, 10 इसकी रेडियस होगी, 10 और ये आ गया 2, तो 10 और 12 22 आ गया इसका आंसर। ये आ जाता है इसका आंसर 22। अब आते हैं जी हम सेकंड क्वेश्चन, जो कि बाइनोमियल के ऊपर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बाइनोमियल के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, बेसिक एनसीआर का क्वेश्चन है। तो पहले बता दूं, एनसीआर वाले क्वेश्चन में पास्कल ट्रायंगल रूल लगता है सबके अंदर। इस टाइप के जो क्वेश्चन, पहले पास्कल से कर देता हूं, फिर नॉर्मल ज्योमेट्री, अगर बेसिक कंडीशन तो जानते हो उससे कर देता हूं। कैसा है जी 4 का सॉल्यूशन में? देखो पास्कल रूल होता है एनसीआर प्लस एनसी R -1, ये होता है N+1 CR। एक तो पर हेड हो जाता है और नीचे वालों में ज़्यादा वाला आता है। तो इसको मैं अलग अलग, पहले एक चीज़ और, ये 30 नीचे 30 है, पहले एक कंडीशन लगाओ, ये वाला फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NC N-R। वैसे फॉर्मूला नॉर्मल जब लगता है जब नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली के हाफ से ज़्यादा हो तब फायदा होता है। जब नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाले के हाफ से ज़्यादा हो तब ये लगाना चाहिए। ये तो हाफ से ज़्यादा हो तब लगता है फॉर्मूला। अब आइए कंडीशन, क्योंकि हाफ तो 15 होगा, इससे तो ज़्यादा ही है। देखो 30 - R है, तो लगा रहा हूँ जी कंडीशन में 30CR बचेगा प्लस 3 इंटू 30C, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दीजिए, 30CR -1 प्लस 3 इंटू 30CR -2। अब इन्हें हटा दें, इनका काम खत्म हुआ।
और 30CR-3 ये आ जाता है जी। अब एक काम करते हैं जी, एक टर्म तो इसके साथ ले लेते हैं, एक टर्म बीच की दो टर्म अलग कर देते हैं ताकि इनका पेयर बन जाए। भाई इसको रिक्वायरमेंट है 30CR-1 की, ये तो इसके साथ आ गया जी, इसको अलग कर दीजिए। और बीच के दो को एक साथ कर लेता हूं, 30CR-1 प्लस 30CR-2, और एक टर्म को मैं इसके साथ ले जाता हूं आगे वाले के साथ ताकि इसका पेयर भी बन जाए कंप्लीटली। 30CR-2 प्लस 30CR-3 ताकि इसका भी पेयर बन गया। तुम्हारे देखो सबके पेयर बन गए। पास्कल लगा रहा हूं इसके अंदर में, क्या बनेगा 31CR प्लस 2 इंटू 31CR-1 प्लस 31CR-2, ये लीजिए जी, फिर कंडीशन लग गई। फिर इसके दो पार्ट कर देता हूं, फिर पास्कल लगा देता हूं साथ साथ इसके अंदर। तो या तो पास्कल लगा दे या प्रोडक्ट रूल भी लगा सकता हूं, वो बताऊंगा भी कैसे, सेकंड मेथड। पहले इसको देख लीजिए। ये सब करने के बाद अब दो दो टर्म को फिर मैं एक साथ ले लेता हूं दोबारा से। बेस के दो पार्ट, 31CR, आधा हिस्सा इसके साथ 31CR-1 ताकि फिर पास्कल काम आए, आधा हिस्सा इसके साथ 31CR-1 प्लस 31CR-2। अब लगाता हूं जी, ये हो गया 32CR-1, फिर पास्कल 33CR। ये मेरे पास कंप्लीट सिंप्लीफाई होकर के आ गया, और ये किसके इक्वल है, एनसीआर के इक्वल है, इक्वल टू एनसीआर गिवन है मुझे ये एनसीआर। तो बताइए एन की वैल्यू आ जाती है 33। तो ये था इंटीजर टाइप का क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड। ध्यान से, एन की वैल्यू 33। एक तो ही मेथड, एक हम बाइनोमियल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं एक पॉइंट में बताता हूं, लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट यूज करेंगे उस वाली कंडीशन को, कैसे यूज होता है देखिए जरा। ऑल्टरनेटिव मेथड इसका, मैं पहले लिख देता हूं क्या बोलने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए ऐसे लिखा है जी, MC0 इंटू NCR, MC1 इंटू NCR-1, MC2, दो का मल्टीप्लाई है जी। हालांकि जब पढ़ाते हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के सारे केसेस लेते हैं। MCR NC0, अगर ऐसा केस बनता है लोअर सफिक्स का सम ईच टर्म में R है, 0 प्लस R R, 1 प्लस R माइनस ये भी R, ये भी R, तो इसका रिजल्ट बोल देते हैं हम M प्लस NCR। जब भी कोई ऐसी कंडीशन तो इसका यूज कर लेते हैं जहां लोअर सफिक्स का सम सेम होता है, R, ये भी R, ये भी R। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इस वाली कंडीशन से कर सकता हूं, क्योंकि 3 है, कुछ ऐसे लग रहा है जैसे 1 प्लस एक्स का होल क्यूब के कोएफिशिएंट की फॉर्म ना बन जाए इसके अंदर, उसी कंडीशन को सोच कर चल रहा हूं मैं। देखिए जरा कैसे। अब मैं लिखता हूं इसको ऑल्टरनेटिव मेथड। इसको लिखता हूं मैं 3C0 इंटू 3C0 1 होता, कोई दिक्कत नहीं, 30CR, अभी हमने NCR इजिकल टू NCN माइनस R लगाया था। फिर आएगा जी 3C1, 3 होता है, और 30CR-1, फिर लगाता हूं 3C2 भी 3 होता है, 30CR-2, और 3C3 1 होता है, 30CR-3। जरा ध्यान से देख लीजिए, लोअर सफिक्स का सम सेम है R, ये भी R, और ऊपर कितना आ गया 33, तो आ गया 33CR
और ये मुझे गिवन है 33, सॉरी NCR मुझे गिवन है, तो लीजिए डायरेक्ट n की वैल्यू आ जाती है 33। बाइनोमियल में इसके एप्लीकेशन पढ़ाए जाते हैं, मल्टीपल जब लोअर सफिक्स का सम सेम हो या उनका डिफरेंस सेम हो। तो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 रिलेशन के ऊपर डिपेंड है। क्या कहता है, लेट ए बी अ सेट है 2 3 4 5 6 बी अ सेट, कंसीडर अ रिलेशन कंसीडर आर बी रिलेशन ऑन सेट ए क्रॉस ए, यानी कि जब ए का ए में क्रॉस करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, 2 2 2 3 2 4 2 5, 2 2 की, जैसे यहां लिखा है एक्स वाई, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है 2 2 की। जैसे 2 3 4 5 का 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ए क्रॉस ए कितने सेट बनेंगे, 25 बनेंगे, क्योंकि इसमें 5 और 5 25 बनेंगे टोटल। कहता है ये रिलेशन ऐसा एक्स वाई जिससे आर से पहले वाला है, इसका मतलब है एक्स डिवाइड से, एक्स ए को डिवाइड करे, एक्स डिवाइड करेगा ए को, एक्स डिवाइड्स ए, मतलब क्या, एक्स डिवाइड्स ए, एक्स ए को डिवाइड करेगा। तो हम पहले एक्स की वैल्यू मानते हैं, उसके बाद ए की वैल्यू क्या क्या आएंगे सेट से देख लेते हैं। देखिए जी, एक्स की सबसे कम वैल्यू 2 होगी, तो बताइए ए की वैल्यू क्या क्या होंगी, 2 4 6, 2 से क्या क्या कट सकता है, 2 4 6, 2 4 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं तो एक की वैल्यूज क्या क्या आएंगी जी भाई, एक तो 3 और एक 6, दो ही तो आएंगी वैल्यू, एक तो अपने आप से कटेगा और एक ये लीजिए जी। अब x की वैल्यू 4 लेता हूं अगर मैं, तो a की केवल एक वैल्यू आएगी, ओनली 4, क्योंकि नंबर 6 से ज्यादा नहीं है, केवल 4 को 4 काटेगा। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो a की वैल्यू ओनली 5 आएगी, और एक x की वैल्यू अगर 6 लेता हूं तो a की वैल्यू ओनली 6 आएगी। ये बात कह रहा है x, दिखा रहे यहां पर, x डिवाइड्स a, x a को डिवाइड करेगा, एंड y, एंड लिखा है, दोनों के रिजल्ट निकालने के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, और y ये। तो बताओ ये कितने सेट बनते हैं टोटल, ऐसे 3 5 6 7 8, ये टोटल बनते हैं 8, जहां पर कब x डिवाइड्स a, टोटल नंबर रिलेशन के 8 बनते हैं। अगर x a को डिवाइड कर, रिलेशन नहीं, अभी आधा पार्ट है रिलेशन का, रिलेशन तो दोनों की हेल्प से बनेगा, अभी तो आधा पार्ट है, x डिवाइड्स a एंड y लेस और इक्वल टू v, जो उसका y है वो b से लेस होना चाहिए, y लेस और इक्वल टू b। अब इसकी बात, y कौन सा है जी, y, क्योंकि यहां पर ये बाद वाला y है, लेस और इक्वल टू b, तो हम एक काम करते हैं, या तो y की वैल्यू एज्यूम कर ले और b की वैल्यू निकाल लें। तो y की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, देखिए कैसे, y लेस और इक्वल टू b, मन की इच्छा है, या तो पहले b को पुट कर, आएगा तो सब 1 2 3 4 5 6 से ही कुछ भी कर लीजिए। अगर तुम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो b की वैल्यू होंगी सब कुछ 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन भी लगा, ए बी सी के अंदर है, मल्टीप्लाई पर बी बी एक्स बी वाई बी, जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन आएगी निकल करके। अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूं तो b की वैल्यू होंगी 3 4 5 6। अगर मैं y की वैल्यू 4 लेता हूं तो b की वैल्यू होगी 4 5 6, और y की वैल्यू अगर 5 लेता हूं तो b की वैल्यू होगी 5 6 लास्ट। अगर y की वैल्यू मैं 6 लेता हूं तो b की वैल्यू होगी ओनली 6, क्योंकि इक्वल भी है। अब सबको काउंट करो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये बनते हैं 15। जब हमने लिया x डिवाइड्स a तो मेरे पास आए 8 एलिमेंट, और जब मैंने y लेस और इक्वल तो कितने आते हैं 15। तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 8 इंटू 15, दोनों का मल्टीप्लाई 120 टोटल रिलेशन होंगे, जो दोनों की बात मानेंगे, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे।
क्योंकि इसने इस रिलेशन का मतलब बताया, उस मतलब के अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है जी 120। ये इसका करेक्ट आंसर है। बेसिक क्वेश्चन था, टफ बिल्कुल नहीं था, बस जैसे कहता जाए सोच सोच के वैसे करते जाओ। छठा क्वेश्चन कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहां पर एक्स वाई है, वाई एक्स नहीं है। कैसे सोल्व होगा अब इसी की बात करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सोल्व होगी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। दिखाई तो देती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी, मगर सभी जगह एक्स और वाई की पावर का सम 2 दिखाई दे रहा है। ये भी 2, 1 1 2 2, इसका मतलब ये होमोजीनियस फॉर्म की है। कैसे होमोजीनियस देखते हैं जी। 2y² dx अपॉन dy माइनस 2xy y² है इज इक्वल टू x²। दोनों साइड में मैं y² से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि dx अपॉन dy की फॉर्म है। तो क्या आ जाता है जी 2 dx अपॉन dy माइनस 2 x अपॉन वाई x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये बन जाता है जी। अब पुट करेंगे इसके अंदर x इज इक्वल टू वी वाई, डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy y dv बाई dy। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, 2 का मल्टीप्लाई 2v प्लस 2y dv बाई dy माइनस 2v इज इक्वल टू v²। v से v उड़ गया तो बचा जी 2 dv अपॉन v² इज इक्वल टू dy अपॉन y, ये बच जाता है जी। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था होमोजीनियस के। ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसे, बस केवल दोनों साइड का इंटीग्रल कर देता हूं, बस कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो जब इंटीग्रल करते हैं 2 dv अपॉन v² dy अपॉन y, इंटीग्रल माइनस 2 अपॉन v लॉग बेसी वाई प्लस सी। हमें गिवन है एक्स ई पर इसकी वैल्यू है, इसका मतलब यह है कि एक्स वाई एक्स इज इक्वल एक्स ई दे रखा है, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू ई पर एक्स की वैल्यू ई है। ये वाई है जी, वाई इज इक्वल टू ई पर एक्स की वैल्यू ई है। और पहले यहां पर v की वैल्यू रख दें, एक्स अपॉन वाई थी। अब यहां पर तुम वैल्यू रख करके c की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आती है देखते हैं। यानी कि x और y दोनों को e रख देते हैं, log e 1 होता है जी, और दोनों कट जाएंगे जब वैल्यू पुट करेंगे दोनों के अंदर। माइनस 2 1 प्लस c, तो लीजिए c की वैल्यू आती है माइनस 3। तो हमारे क्वेश्चन हो गया माइनस 2y अपॉन एक्स लॉग वाई बी बेस ई माइनस 3। और हमसे पूछा गया है एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू। एक्स ई स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी कि y को उसके अंदर ई स्क्वायर रख दीजिए, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी उसका मतलब नाम होगा एक्स ई स्क्वायर। y को इसके अंदर ई स्क्वायर रख दीजिए और x की वैल्यू निकालिए। 2e², इसका नाम बन जाएगा एक्स ई स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू y पर निकाल रहे हैं हम। log e² 2 होता है, तो ये आ गया -1,
तो हमारे पास एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है जी 2e²। एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2e²। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पता चला मेमोरी बेस्ड के ऊपर डिपेंड। एक्स ई स्क्वायर पता नहीं इंटीजर था, जैसे बच्चों ने बताया, बच्चों ने इस टाइप का बताया तो मैं इस टाइप का सोल्व कर रहा हूं। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए देख लेते हैं जी। हमें चाहिए 6x² सॉल्यूशन काफी लेंथी बैठ गया। 6x² की वैल्यू है 2e², तो आंसर आ जाता है जी 12। ये इसका करेक्ट आंसर है। मगर कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा लेंथी लगती है। कुछ और मेथड से एक सोचा जा सकता है, क्योंकि इधर dx y dx x dy की फॉर्म दिख रही है, तो देखते हैं ये परफेक्ट डिफरेंशियल से भी क्या हो सकता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव मेथड मैं यूज़ करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे होमोजीनियस से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो रहा है। तो परफेक्ट डिफरेंशियल से कैसे सोचते हैं देखिए जरा कंडीशन। आंसर 12 आ गया इसका। मैंने 2y कॉमन लिया पहले इसके अंदर, 2y/dy बाहर निकाला लेफ्ट से मैंने, तो y dx माइनस x dy बन गया, और उधर है इक्वल टू x²। जरा माइनस कॉमन निकालता हूं और लिख देता हूं x dy माइनस y dx, उधर वाले से डिवाइड कर देता हूं, तो परफेक्ट डिफरेंशियल की फॉर्म दिखाई दे जाती है मुझे। dy/x दिखने लगा मुझे। क्या लिख देता हूं जी, -2 dy/x इज इक्वल टू dy/y। ध्यान से देख लीजिए। अब इसका मैं इंटीग्रल कर देता हूं, तो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाता -2 y/x। ये आ गया जी log y बेस e प्लस c। कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक्स वाई के फॉर्म में खुद ब खुद आ गया। 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो ये देखना पड़ेगा परफेक्ट डिफरेंशियल तो नहीं है। अब उसने एक बात और कही, एक्स ई पर y की वैल्यू e है, यानी कि x और y दोनों को e रख दीजिए। इसके अंदर पहले किया था भी, जब x और y दोनों को e रखता हूं तो लीजिए c की वैल्यू वही -3 आ जाती है। -2 y/x log y बेस e -3 आ जाता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू निकाल देता हूं, y को ई स्क्वायर रख देता हूं, x आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। लीजिए रख देता हूं -2 y को ई स्क्वायर, और नीचे वाले का नाम बन जाएगा एक्स ई स्क्वायर, क्योंकि y ई स्क्वायर पर एक्स ई स्क्वायर, ये 2 - 3 ये आ गया -1, तो आ गया एक्स ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है जी 2e², और मुझे चाहिए 6x² की वैल्यू, तो आंसर आ जाता फाइनल 12। तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से किया। एक तो क्या मैंने होमोजीनियस इक्वेशन से, जिसमें टाइम मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, फिर मुझे दिखाई दिया कि यह परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। परफेक्ट डिफरेंशियल करा तो मेरा क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया, जल्दी जल्दी सोल्व हो गया, टाइम बच गया उसके अंदर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक। या तो इक्वेशन का होगा या आइडेंटिटी का, चेक करना पड़ेगा। अगर जनरल वैल्यू का यूज किया गया तो इक्वेशन का, नहीं किया गया तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सोल्व, वहां दिया थीटा बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई, tan स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर, ये क्या कहता है देखो जरा ध्यान से। 2 cos की पावर 8 को लिख देता हूं मैं cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। इसको लिखता हूं 1/cos 2 थीटा
इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पर ए इंटीजर के इक्वल है। फिर दो फैक्टर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रिजल्ट जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये दो रिजल्ट हमेशा याद होने चाहिए। साइन की 4 प्लस कॉस की 4 में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन की 6 प्लस कॉस की 3 आ जाता है, बस इसका हाफ 3, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। 4 और 6 का यूज कर लिए, जेई के अंदर 4 और 6 के ही आते हैं ज्यादातर। ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा, ये आ गया 1, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, और ये किसके इक्वल चला रहा है जी, ए स्क्वायर के इक्वल। मैं इसे कैंसिल, मैथ कहता कैंसिल तो करो मगर एक वचन देना होगा। क्या वचन, कॉस 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब तुम डिवाइड कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर 0 हो गया तो फिर तो 0 अपॉन 0 बन जाएगा। वही लिखा उसमें tan स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या लिख देता हूं 2 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। मगर मेरे पास कॉस की कंडीशन है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, करके दिखाता हूं कैसे। टफ नहीं है, कोई क्वेश्चन का तो यूज ही नहीं है। देखते हैं आगे, लास्ट में यूज होता है तो 2 माइनस, इसे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो लिखा था कॉस 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 2 थीटा की वैल्यू π/2 का मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 cos π/2 3 सब 0 होते हैं। 2 थीटा इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो यहां साफ लिखा है tan स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जब थीटा π/4 बन जाएगा तो tan π/4 1 होता है, तो लिख दिया। ये वाली कंडीशन यहां पर सिंपली फिट हो रही है कंडीशन। आगे क्या कहता है देखिए, अब हम स्क्वायर के बारे में कुछ जानते हैं। क्या कंडीशन जानते हैं जी, कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू 0 to 1 होती है। 0 to 1 होती है, 1 तो ठीक है, 0 के इक्वल मना कर दिया तो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, तो बस दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूं। और बीच वाले की वैल्यू है ए स्क्वायर, यह आ जाता है जी ए स्क्वायर। ध्यान 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों के बीच में क्या है, जब ए इंटीजर है तो ए स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा। ए स्क्वायर इंटीजर की वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं, या लिख सकते हो तुम ए बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन 1 से √2। ए डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ए इंटीजर नहीं है, बोलेगा ए बिलोंग्स टू, जेड लिख रखा है इंटीजर को, जेड या आई कुछ भी लिख सकते हो, ए जेड नहीं है, यानी कि थ्योरी फेल हो गई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए इसके अंदर, 0। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नल सेट इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट एस कितने होंगे, 0 होंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि ए इंटीजर नहीं है, थ्योरी फेल हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कंडीशन को।
8 क्वेश्चन कहता है अशोक are tossing a coin. If head comes then 10 points will be given and if tail comes then 5 points will be given. अगर एक कॉइन को, एक फेयर कॉइन है, शोले फिल्म वाला कॉइन नहीं है कि इधर भी हेड उधर भी हेड, इधर भी टेल उधर भी टेल, फेयर कॉइन, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, ये इस तरह कॉइन है जो सही कॉइन होता है। अब क्या कंडीशन कहता है, हेड आने की, कॉइन पर हेड आए उसकी भी 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है, टेल आए उसकी भी 1/2 होती है, क्योंकि दो हेड और टेल दो होते हैं इसके अंदर। अब कहता है हेड पर अगर हेड आता है तो 10 पॉइंट मिलते हैं और टेल आता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं। अब कहता है हमें ऐसी एग्जैक्टली 30 पॉइंट लाने, हमें एग्जैक्टली 30 पॉइंट, 30 पॉइंट आ जाए तो कितने हेड आने चाहिए और कितने टेल आना चाहिए। देखो जी, हेड, एक पर हेड के दिया तो तीनों हेड आ जाए जी, 30 आने के लिए तीनों हेड आ जाए, हेड हेड हेड, तीनों हेड आ जाए 30 आ जाएगा, काम खत्म। और 2 हेड और 2 टेल आ जाए, भाई 2 हेड के 20 और 2 टेल के भी 10, 5-5 मिलेंगे दोनों को, अब भी 30। तो या तो तीनों हेड आ जाए या 2 हेड 2 टेल, क्योंकि हेड आने के 10 पॉइंट, टेल आने के 5 पॉइंट है। हमें तो 30 बैठाना, जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसे, एक एक कम कर रहे, पहले 3 हेड तब 2 हेड करें, अब 1 हेड कर लेता हूं जी मैं। हाँ जी, 1 हेड के 10, मुझे 20 पॉइंट की आवश्यकता है, 20 लेंगे, 4 टेल से आएंगे 20 पॉइंट, टेल 4 टेल। अब बिना हेड की बात करें तो 6 टेल होनी चाहिए। ये टोटल कंडीशन मेरी ये बनती है जी, कितने हेड और कितने टेल लूं ताकि मेरा सम एग्जैक्टली 30 बन जाए, ना 30 से कम ना 30 से ज्यादा। या तो तीनों हेड ले लूं, 10-10 30 हो गया, 2 हेड 20 और 10 30, या 1 हेड 4 टेल, 1 हेड के 10 4 टेल के 20, या 6 टेल ले लूं, ये कंडीशन। अब आती है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी हमें। चलो जी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। तीन हेड आते हैं जी, 3 हेड आने की कंडीशन क्या, एक हेड आने की 1/2, दूसरे भी 1/2, 1/2 का होल क्यूब। अरेंज करने के तरीके क्या है, 3 फैक्टोरियल अपॉन, तीनों एक जैसे हैं, ये आ गया प्लस। अब आते हैं 2 हेड आते हैं 2 टेल आते हैं, हेड और टेल में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, हेड की 1/2 का स्क्वायर और टेल भी 1/2 का स्क्वायर, और अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्यों, ये तो आपस में पहले पे हेड टेल कैसे भी अरेंज होंगे, इनको इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं जी, ये टोटल 5 है जी, 5 बार 1/2 आएगा जी, 1/2 की पावर 4, 1 हेड और 4 टेल, और इनको अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल, 4 एक समान, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो जी 5 है, 4 एक जैसे हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया। अंतिम केस 6 बार टेल है, 1/2 की पावर 6 और 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको अरेंज करने की सिस्टम। क्यों, सभी आइडेंटिकल, सभी एक जैसे हैं। अब सबको ऐड करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ध्यान से देख लीजिए, तुम्हें एग्जैक्टली 30 पर क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस अरेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। अब सबको ऐड करते हैं एक एक करके। पहला आता है जी 1/8 प्लस दूसरा 3/8, देख लो भाई 1/16 आएगा और 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 6 आएगा, अब ये आ गया जी, ये कितना आएगा जी 5/32। अंतिम ये तो 1/64 आएगा, तो एलसीएम आ जाता है जी 64। देखते हैं कितना आता है जी 43/64, 43/64। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या इन दोनों में कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता।
तो ये दोनों को प्राइम कहलाएंगे। अगर कुछ कैंसिल हो जाए तो पहले कैंसिल कर लीजिए, जो बचता है क्या उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, दोनों में वन कॉमन है, देखो जरा, तो ये कहलाएंगे हमारे को प्राइम। ये कहता है ये m/n के इक्वल है। अगर m और n को प्राइम है तो m तो आ गया 43 और n आ गया 64, तो लीजिए m प्लस n आ जाता है जी 107। तो ये हमारा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बेसिक है, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैंने 2 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मुझे अच्छे लगे मेमोरी बेस्ड पर, जिनका अच्छा मेथड या किसी के 2 मेथड निकाले तो मैंने वो क्वेश्चन लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन को बिना देखे एक बार जो पॉइंट बताए गए हैं या अल्टरनेटिव मेथड बताए गए हैं उनको ध्यान से रिपीट कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। थैंक यू।